आज ये बच्चों अगले टॉपिक पे मैरिज एंड डाइवोर्स। तो मैरिज का मतलब क्या होता है? लोग कहेंगे सर शादी ब्याह एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे मैरिज की एक सिंपल सी डेफिनेशन भी लिखी है, सोशल एंड लीगल यूनियन। चाहते तो है मिस्टर एक्स मिस वाई से शादी करना, बट वाई कह रही नहीं मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी, तो मिस्टर एक्स ने गन पॉइंट पे शादी कर ली। सोशल तो था भाई, बट डज इट सीम्स टू बी लीगल? नो, नो इट सर। इज इलीगल। तो ये मैरिज नहीं हो सकती। बट यहाँ पे क्या लिखा है? बिटवीन अ मैन एंड अ विमेन। वुमेन। और सर ये जो आजकल दूसरी कम्युनिटीज चल गई है, सॉरी उसको मैरिज नहीं बोल सकते, वो लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा एज फार एज लॉ इज कंसर्न। स्पाउसेस क्रिएट किनशिप। किनशिप का मतलब हो गया एक तरह का रिलेशनशिप, या आप बोल सकते हैं एक तरह का ग्रुप या कॉम। तो किनशिप इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और adoption. So marriage is a social union because both the spouses are entitled to each other's company and conjugal rights. ये conjugal rights आप गूगल भी कर चुके होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि भाई हस्बैंड की जिम्मेदारी टुवर्ड वाइफ शुड बी कंप्लीट, वाइफ की जिम्मेदारी टुवर्ड्स हस्बैंड शुड बी कंप्लीट। ईदर इट बी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि मेरे घर में किसी की शादी है, चाचा के बेटे की शादी है, तो मैं अपनी वाइफ को बोलूं तुम नहीं जा सकती वहां पे, क्यों? मेरे चाचा है ना, बस मैं ही जाऊंगा। सॉरी, नॉट अलाउड। शादी हो गई, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। खोपड़े में बात गई। तो अगर मान लीजिए सब्जी खरीदनी है 100 रुपए की, और मेरी वाइफ के पास घर में जो हर महीने पैसे दे रहे थे वो खत्म हो गए, और उसने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए, मैं क्या भड़क जाऊं? एब्सोल्युटली नॉट। तो यही तो मैरिज के मायने हैं बेसिकली। बोथ हैव रेट्रोस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? यस सर। तो म्यूचुअल राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं दोनों के। कोई भी सीनियर नहीं माना जाता और कोई भी जूनियर नहीं माना जाता। बच्चे कहेंगे नहीं सर, हमारे ताऊ जी हैं, उनकी 52 साल उम्र है, ताई जी की उम्र 48 साल है, तो ये सीनियर हो गए। अरे नहीं भाई, एज में सीनियर जूनियर हो सकते हैं, बट एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, कि भाई घर में कुछ इनोवेशन होना है, सॉरी रेनोवेशन होना है, कंस्ट्रक्शन होना है, तो मिल के पापा में डिसाइड करेंगे ना। मम्मी को पेंट नहीं पसंद, पापा को वो पसंद है, तो ऐसा नहीं चल सकता। दोनों को एक कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, इसका मतलब सोचली तो शादी हुई है, बट उसको निभा नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि मोहल्ले में किसी का लड़ाई हो रही हो हस्बैंड वाइफ की, अंकल आंटी लड़ाई हो रही है, हाँ चलो आओ डाइवोर्स करा दे तुम्हारा, वकील से सेटिंग कर लिए, 50,000 फीस दिलवाएंगे, 10,000 हमको दे देना, ये गंदा काम है। So these rights and privileges include affection, companionship, cohabitation. Cohabitation मतलब साथ में रहना। Joint property rights। मेरे किराएदार ने रेंट दिया मेरे को 20,000 रुपए। अब क्या मैं किराएदार के ऊपर भड़क जाऊं, मेरी बीवी कैसे रेंट दे दिया है, मेरे हाथ में दो, मैं मालिक हूं इस मकान का। तो भाई क्योंकि भाई मेरी वाइफ का और मेरा सोशल और लीगल रिलेशनशिप है, तो अगर वो मेरे को भी पैसे देते हैं तब भी वो दोनों के हैं, वाइफ के हाथ में पैसे पकड़ाते हैं तब भी दोनों के हैं। इज दैट क्लियर? मेरी वाइफ किसी शॉप पे जाए और बोले भाई हम सो एंड सो की वाइफ है, मेरे को फोन से कंफर्मेशन हो गया, 5,000 का सामान करे, मैंने कहा हाँ मैं पैसा दे दूंगा, और कल को मैं डिनाई कर जाऊं, तो शॉपकीपर मेरी वाइफ को स्यू भी कर सकता है और मेरे को भी कर सकता है। सर आप क्यों क्यों करेगा, आपने कहा शॉपिंग की थी? भाई हम और वाइफ एक है। ओके, सो राइट्स एंड प्रिविलेज इंक्लूड अफेक्शन, कंपेनियनशिप, कोहैबिटेशन, जॉइंट प्रॉपर्टी राइट, सेक्सुअल राइट्स, एवरीथिंग। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो अगर हस्बैंड वाइफ सड़क में हाथ डाल के चल रहे हैं, तो जाके बोलना ना शर्म नहीं आती नालायक हो, बदतमीज हो, अरे भैया मैरिज है, भगा के थोड़ा लड़का लड़की को ले जा रहा है। लॉजिक वेंट वेल। So if either of the spouse detaches herself or himself from social and emotional companionship, मतलब सर, मतलब ये हुआ कि मैं अपनी वाइफ से कुछ बात कर रहा हूं, वो मेरा जवाब ही नहीं दे रही, वो मेरे को कुछ कह रही है, मैं उसको जवाब नहीं दे रहा हूं, तो दिस कुड बी अ ग्राउंड फॉर वेयर वी नीड अ लीगल हेल्प, वेयर वी नीड अ काउंसलर। लॉजिक समझ में आ गया? his or her with reasonable cause, that is sound judgment which is just, fair and rational, then the aggrieved party can approach to the court for relief। मैंने अभी आपको बता दिया। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का ब्याह तो हुआ, एक्स जॉब करता है, वाई की जॉब नहीं है, बच्चे हैं घर में, घर में खाने वगैरह की देखभाल करनी है, नौकर वौकर सब लगे हुए हैं, बट एक्स देख रहा है पिछले 6 महीने से
कि वाइफ का किट्टी पार्टी में ध्यान ज्यादा है, पड़ोस में पंचायत करने में ध्यान ज्यादा है, बच्चों के ऊपर जीरो ध्यान है, खाना टाइम पे मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो टेस्ट ठीक नहीं है, मतलब गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड। तो हेयर एक्स इज कॉल्ड एज सुग्रीव का भाई अग्रीव। समझ में आ गया? सुग्रीव का भाई अग्रीव, परेशान आत्मा, ये कोर्ट जाके बोल सकता है मेरे को मेरी बीवी से बचा लो। समझ में आ गया? ऐसे ही वाय पूरी जिम्मेदारी निभा रही है, बच्चों को स्कूल ले जाना, लाना, छोड़ना, खाना पीना सब कुछ। इन भाई साहब को ऑफिस से फुर्सत है ही नहीं। कह रहे काम कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? तुम्ही सबके लिए तो कर रहा हूं। वाय कह रही भैया इतना पैसा नहीं चाहिए, हम बेसन की पकौड़ी खाना चाहते हैं, नोट बेसन में डाल के नोट की पकौड़ी नहीं खाना चाहते, तो थोड़ा कम काम करो। एक्स बैल बुद्धि समझ नहीं पा रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? वाई कह रही है घुमाने ले चलो बच्चों को, नहीं नहीं अभी ऑफिस में बहुत काम है, एक काम करो तुम्हारा रिजर्वेशन कराते हैं, बच्चों को घुमाने ले जाओ। फिर एक्स ने कहा, वाई ने कहा मेरे भाई के बेटे की शादी है, नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी तुम्हारे भाई से बनती नहीं है। अरे कैसे नहीं बनती है भैया? फिर वाई ने कहा अच्छा शाम को घर जल्दी आ, मूवी देखना ना, नहीं 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 मेरा तो आंख के साथ दिमाग भी खराब है, मैं मूवी नहीं देख सकता। तो वाई कहेगी ठीक है मैं बच्चों को लेके अलग हो जाती हूँ फिर। अब सुग्रीव की बहन कौन है? अग्रीव। वाई। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? खोपड़े यस। गई कि नहीं गई? लॉजिक समझ में आ गया? तो इन सच केसेस कोर्ट अक्यूज्ड स्पाउस को बोलेगा। अक्यूज्ड स्पाउस कौन है भाई? अगर एक्स पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड वाई का है, तो आप अक्यूज्ड किसको बोलेंगे भाई? वाई को अक्यूज्ड बोलेंगे, और एक्स को सुग्रीव का भाई अग्रीव बोलेंगे। ओके? वाई पूरी जिम्मेदारी निभा रही है, एक्स नालायक है, दूसरी लड़की के साथ चक्कर फंस गया इसका, तो एक्स विल बी कॉल्ड एज अक्यूज्ड एंड वाई क्या हो जाएगा? अग्रीव्ड पार्टी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? अभी कल मेरा एक फ्रेंड आया था मुंबई से, तो 5-6 फ्रेंड्स का डिनर का प्रोग्राम बन गया कि भाई शाम को मिलेंगे, वो प्रयागराज में अपना एलचिको रेस्टोरेंट है, वहां डिनर करेंगे। तो बात हो गई, तो मेरी वाइफ ने बोला आज पार्टी में जा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा बोल रहे हो, ताना मार रहे हो, तुम लोग जाते ही नहीं, कल तुम लोग को भी लेके? कहने नहीं हम लोग को नहीं जाना पार्टी में। कहना हमको नहीं जाना पार्टी में, हम घर का ही खाना खाएंगे। खोपड़े में बात गई। अब वो पार्टी में जाना नहीं चाह रहे और मैं पार्टी में लेके जाना चाह रहा हूँ। कह रहे हर दूसरे दिन वो पार्टी में जाना होता है। बट मैंने चलो तुम नहीं, हमको नहीं जाना, वो लोग को बाहर का खाना थोड़ा कम अच्छा लगता है, मेरे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने नहीं ये पार्टी में जाना ही जाना है। अब वो लोग नहीं जा रहे हैं, तो कौन हो गए वो लोग? अक्यूज। और परेशान आत्मा कौन है? अग्रीव। तो जज साहब से मैं क्या बोलूंगा? जज साहब मैं अपनी वाइफ को कह रहा हूं चलो ताज में डिनर करने जाते हैं, शी कह रही नहीं खिचड़ी बनी है घर ही में खा लेते हैं, सुनिए जी। इज दैट क्लियर? तो जज साहब कहेंगे वाह वाह वाह, यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। समझ में आ गई भाई बात? खैर मजाक की बात यस अलग है, सर। चलते हैं आगे। सो अदर स्पाउस को ये बार बार मैट्रिमोनियल होम में काहे भिजवा रहे हैं इसको? अरे पहले अलग तो होने दो। अलग होने की बात कहीं नहीं कर रहे, कह रहे वापस जाओ वापस जाओ। वाइफ कही कह रहे मैं कौन घर से बाहर निकली हूं, मैं कह रही हूं इनको समझवा लीजिए बस थोड़ा सा। ओके? तो खैर आजकल ऐसा बहुत कम होता है, पढ़े लिखे लोगों में ही ज्यादा होता है, अनपढ़ों में तो ये सब होता ही नहीं है बेसिकली। सो इसी को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूनल राइट्स। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? अंडू, कंट्रोल जेड, और अंग्रेजी में रिस्टोर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर अभी कोई बच्चा मेरे को बोले सर वो ऊपर वाला पैराग्राफ थोड़ा कम समझ में आता, क्या फिर से समझा देंगे? तो मैं फिर ऊपर चला जाऊंगा। तो व्हाट आई डिड, रीस्टोर्ड। तो जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और वाइफ घर छोड़ के चली जाए, हस्बैंड कहीं निकल ले बट बाद में आ जाए, तो जज साहब के पास हम जा सकते हैं, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं, काउंसिल के पास जा सकते हैं। और वाइफ के केस में ही ज्यादा होता है घर छोड़ के जाना, क्योंकि हस्बैंड तो वहीं रह रहा है ना, इसलिए वो कहाँ जाएगा छोड़ के? बरामदे तक जाएगा फिर आ जाएगा। तो वाइफ को बोला जाएगा भाई देखिए आपके जो इल्जाम है वो गलत है, कुछ जिम्मेदारियां नहीं होंगी, बेचारे ऑफिस से लेट आ रहे थे वगैरह वगैरह, आप अपने घर वापस लौट जाइए। और अगर ये अपने कंज्यूनल राइट्स जो आपने पढ़े, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, कोहैबिटेशन, जॉइंट प्रॉपर्टी, सेक्सुअल रिलेशन, अगर निभाने में पूरे नहीं हैं, तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। हस्बैंड इंपॉर्टेंट हो गया मान लीजिए, देन वाइफ कैन फाइल अ डाइवोर्स। हस्बैंड का चक्कर किसी और लड़की के साथ है, गॉट इट क्लियर? मतलब किसी और औरत के साथ है, लड़की क्या होगी? ओके? तो यहां पे भी वाइफ स्यू कर सकती है, या तो जेल तक हो सकती है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है बेसिकली। ओके? चलें आगे भाई। सो मैरिज इज अ लीगल यूनियन ऑफ सर्टन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो आफ्टर मैरिज। ये क्या होता है भाई? अब ये मत समझ लीजिएगा शादी के बाद वो जो सिक्का फेंक देते हैं, दूध की कढ़ाई में रसम होती है, वो नहीं है ये। मैरिज इज अ लीगल यूनियन
एज सर्टन लीगल कॉन्सिक्वेंस फॉलो आफ्टर मैरिज। सर नोट में पैसा गिनना है, किसने कितना शगुन दिया, दैट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंस आफ्टर। अरे नहीं, वो नहीं है। लीगल कॉन्सिक्वेंस आफ्टर मैरिज का मतलब है पीपल हु आर मैरिड दे आर कॉल्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो जब मेरी शादी होने वाली होगी, मेरी वाइफ के घर वाले क्या बोलते होंगे मेरे को? होने वाले दामाद। मेरे घर वाले मेरी वाइफ को क्या बोलते होंगे? होने वाली बहू। शादी हो गई तो वो होने वाली वर्ड हट गया और क्या लग गया? हो गई बहू, हो गया हस्बैंड, हो गया दामाद। हस्बैंड एंड वाइफ। सेकेंड, लेजिटिमेसी इज कंफर्म ऑन चिल्ड्रन हु आर बोर्न आफ्टर मैरिज। कभी कभी प्रीपेड कनेक्शन भी चालू हो जाता है। पीपल मेंटेन सेक्सुअल रिलेशन बिफोर मैरिज, डोंट टेक इट अदरवाइज, गॉट इट क्लियर, एंड अ चाइल्ड इज बोर्न। तो सर वहां पे इस बच्चे को लेजिटिमेट बोलेंगे कि इलेजिटिमेट बोलेंगे? कस्टम की बात करें तो ये इलेजिटिमेट है, बट कानून के तहत इन बच्चों को भी प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा चिल्ड्रन। तीसरा, राइट्स ऑफ मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मेरे पापा की डेथ के बाद अगर पूरी प्रॉपर्टी मेरे को मिलती है तो ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर्टी लेके भाग सकता हूं। मेरा राइट तो नहीं, ड्यूटी मानी जाएगी, वाइफ का राइट माना जाएगा, उस प्रॉपर्टी से उसको नेसेसरी बेनिफिट दिया जाए। मैं अगर रह रहा हूं अपने पिताजी की संपत्ति में तो उसका भी बराबर का राइट है। इज दैट क्लियर? खोपड़े में बात गई? तो हस्बैंड और वाइफ एक हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो अगर शादी यस से पहले, अविका जी कुछ पूछा आपने? नो सर। तो शादी के पहले अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी नहीं हुई, पार्क में कहीं बैठे हैं, तब भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। शादी हो गई उसके बाद पार्क में बैठे हैं तब तो कुछ वैसे भी नहीं कर सकती। बट अभी रिश्ता होने वाला है, एंगेजमेंट वगैरह कुछ नहीं हुई, सिर्फ फोन पे बातचीत हुई है कि 5 दिन के बाद सो कॉल्ड एंगेजमेंट होगी। तो आजकल तो लोग हनुमान मंदिर ले जाते हैं देखा दिखाई के लिए। हनुमान जी बेचारे ठहरे ब्रह्मचारी आदमी, उनके मंदिर में सब कुकर्म हो रहे हैं। सताएंगे सताएंगे हनुमान जी, परेशान ना करिए। इज दैट क्लियर? तब पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, क्योंकि मैरिज नहीं हुई है तो रिश्ता अभी लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। इसीलिए सर हनुमान मंदिर लेके जाते हैं ताकि पुलिस पकड़े ना वहां पे। हाँ शायद यही वजह हो सकती है। या अगर पेरेंट्स के गार्जियनशिप में आप अभी हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो शादी होने के बाद ही कानूनन रिश्ता लेजिटिमेट माना जाता है बच्चों। सो मेजोरिटी ऑफ मैरिजेस आर बेस्ड ऑन मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब पता है बच्चों? एक हस्बैंड की एक वाइफ, एक वाइफ का एक हस्बैंड। ये ना बोलिएगा ये मेरे कजन हस्बैंड है, ये मेरी कजन वाइफ है। तो कजन ब्रदर सिस्टम में चल सकता है, इन लॉज में चल सकता है। मेरी वाइफ के चाचा जी मेरे कजन फादर इन लॉ हुए मान लीजिए। ओके, यूनियन बिटवीन वन वुमेन एंड वन मैन। बट कुछ सोसाइटीज में पॉलीगेमस मैरिजेस अलाउड हैं। पॉलीगेमस में दो शब्द है बच्चों, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी। याद है ना? एक वाइफ के ढेर सारे हस्बैंड और एक हस्बैंड की ढेर सारी वाइफ। बट एक इस्लाम में a husband can have multiple wives, wife cannot have multiple husband, which is generally referred to multiple spouses or multiple marriages, जहां पे हस्बैंड और वाइफ ढेर सारे हैं। सो मोनोगेमस हो या पॉलीगेमस हो, बट मैरिज डज नॉट इमर्ज इन वैक्यूम। कहने का मतलब प्रथा है, प्रोसीजर है, तरीका है मैरिज का। सिर्फ बोलने से, मुंह जबानी बात करने से शादी नहीं होती। दोस्ती हो सकती है, शादी नहीं हो सकती। तो अगर पंडित जी ने हिंदू धर्म में, मौलवी साहब ने इस्लाम में धर्म के ग्रंथों के हिसाब से मंत्र पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ के शादी नहीं भी कराई तो आप कोर्ट में जाके कर लीजिए, बट प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड चिल्ड्रन। सो प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी, मल्टीपल वाइफ्स, मतलब समझ गए? हस्बैंड एक होगा, बीवियां ढेर सारी इस्लाम के केस में। वॉज ऑफन अ स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजिंग द पॉपुलेशन साइज। एवरी वाइफ मे हैव 2-3 चिल्ड्रन। ओसामा बिन लादेन का केस लगा लीजिए यहाँ पे, कितने पता नहीं सैकड़ों बच्चे थे उनके। मेरे को लग रहा है कि सैकड़ों बच्चे तो घूमने कैसे जाते होंगे, बस बुक करनी पड़ती होगी। It is ensured that all women in the society were taken care when men were in short numbers. हाँ तो ये अब सही नजर आता है। आपको याद होगा, लोग बोलते हैं कि कृष्ण जी ढेर सारी, वो क्या थी भाई, अरे क्या बोलते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते थे। अब इसका मतलब पता है साइंटिफिकली क्या है? लोग बकवास भौंकते हैं। रासलीला का मतलब ये, वो जो गोपियां थी वो चंगुल में थी राक्षस के, राक्षस से छुड़वाया गया। कितनों के हस्बैंड मर चुके थे, जस्ट फॉर नॉर्मल डांसिंग एंड सिंगिंग, नथिंग मोर देन दैट चिल्ड्रन। टच भी नहीं किया होगा उन्होंने कभी किसी को, सिर्फ कि भाई उनको अकेलापन ना महसूस हो,
तो भाई जैसे आजकल वो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, बस समझ लीजिए यही थी रासलीला, दैट्स इट। और लोग क्या बकवास भोंकते हैं, इतनी बीवियां थी, इतनी शादियां थी, सब बकवास है बच्चों, सब बकवास है। तो रासलीला का मतलब ओनली अ मैन हु विल टेक केयर लाइक अ सोल्जर ऑफ मेनी women's और लेडीज और एनीथिंग यू कैन से। So similarly, polyandry, multiple husbands, is associated with shortage of women. तो जब पॉपुलेशन का मिसमैच था, मेल ज्यादा फीमेल कम, तो माना गया ठीक है, मेल ज्यादा है ना, तो एक फीमेल 4-5 मेल से शादी कर ले। फीमेल ज्यादा मेल कम, तो सबकी शादी तो हो ही नहीं पाएगी भाई, पॉपुलेशन का फर्दर डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुई, हाउ दे विल गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, या दिया भी बर्थ तो इलेजिटिमेट बोल दिए जाएंगे। खोपड़े में बात गई। तो इसलिए मेन का सर्टिफाइड होना मतलब यही मेन इनका हस्बैंड है। तो जहां पे मेन की शॉर्टेज थी, वहां पे चल गया कौन सा सिस्टम चिल्ड्रन, मल्टीपल वाइफ्स की हस्बैंड्स का। मेन की वैसे ही शॉर्टेज चल रही है, तो मल्टीपल हस्बैंड कहां से हो जाएगा, मल्टीपल वाइफ। और जहां लेडीज की शॉर्टेज थी, मल्टीपल मैन। लेडीज की शॉर्टेज है। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। पॉलीगेमी का मतलब क्या, वाइफ्स मल्टीपल होंगी ना, शॉर्टेज ऑफ मेन है तभी तो मल्टीपल वाइफ्स होंगी। और पॉलीएंट्री मल्टीपल हस्बैंड्स, कहां पे होंगे मल्टीपल हस्बैंड्स, जहां पे मेंस की तादाद, कम। सोचिए 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 सोचिए। अच्छा, पहले जो किताब में लिखा है ना उसको पढ़ लेते हैं। ऑल वुमेन इन अ सोसाइटी वर टेकन केयर ऑफ, ठीक है, सबको सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। मेन वर इन शॉर्ट नंबर्स, 100 विमेन्स हैं, ठीक है, एंड ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, चलिए 80 मेन्स आर देयर। 100 विमेन और 80 मेन, तो 20 लड़कियां मिलके एक से शादी कर लें। अच्छा 20 थोड़ा ज्यादा हो गया, 3 लोग मिलके एक से शादी कर लें। तो 3 को एक से शादी क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि कम क्या है, मेन। मैन। वाइफ्स मल्टीपल हो गई, तो मल्टीपल यस। वाइफ्स कहां पे होंगी भाई, जहां पे मेन वर इन शॉर्ट नंबर। साइंस लगाओ शॉर्ट ना, साइंस, नंबर। मैथ्स लगाओ। इज दैट क्लियर। अब उल्टा करते हैं। यस। मान लीजिए कि मेन आर 100 इन नंबर, इज दैट क्लियर, एंड women आर 16 नंबर, women आर 16 नंबर, इज दैट क्लियर। ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ गलत ना बोल दिया आपने पहले। 100 मेन है और 60 women है, तो यहां पे एक women ने 4 मेन से शादी कर ली, इज दैट क्लियर। तो शॉर्टेज किसकी है भाई, वुमेन की। वुमेन। इज दैट क्लियर, वुमेन की शॉर्टेज है, क्योंकि 60 women आर देयर, सबको तो एक एक मिल नहीं पाएगी। सर आधी आधी ले लें। अरे चाउमीन नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। यस। मल्टीपल चॉइस में गड़बड़ा जाओगे नहीं तो। इज दैट क्लियर। तो कभी भी क्वेश्चन आए, याद नहीं हो पाएगा आपको, हमेशा ऐसे ही करिएगा कि भाई मल्टीपल वाइफ्स कब होंगी, जब विमेन आर इन शॉर्ट नंबर, शॉर्ट नंबर्स। तब मल्टीपल वाइफ होगी। उल्टा करिए, उल्टा करिए, उल्टा करिए, उल्टा करिए, उल्टा करिए, उल्टा करिए। भाई यहाँ पे मल्टीपल वाइफ्स कहाँ हैं, डब्लू तो एक है ना, एक वाइफ है और उसके 4 हस्बैंड हैं। चार चार। हस्बैंड कब होंगे, जब मेल ज्यादा और फीमेल कम। कम। यू गॉट इट। और ऊपर यस वाला सर। एग्जांपल देखिए, वाइफ्स कितनी है, विमेन कितनी है सॉरी, 100, 100। मैन कितने हैं, 80। 80। अगर 80 मेंस को एक एक विमेन मिल जाए, तो 20 विमेन की तो शादी नहीं हो पाएगी। हाउ दे विल गिव बर्थ टू लेजिटिमेट चिल्ड्रन, इज दैट क्लियर। तो इसलिए एक आदमी बोलेगा मैं 3 शादी कर लेता हूं, दूसरा कहेगा अच्छा मैं 12 शादी कर लेता हूं। समझ में आ गया। तो मल्टीपल वाइफ्स कहां पे होती हैं, जहां पे मेन शॉर्ट होते हैं। इज दैट क्लियर। अब उल्टा आइए, 60 विमेन है और 100 मेन्स हैं, एक एक विमेन ने एक एक मैन से शादी कर ली, तो 40 तो कवारे रह जाएंगे ना। तो भाई यहाँ पे शॉर्ट क्या है, विमेन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कम विमेन ज्यादा हस्बैंड से शादी करेगी, मतलब ज्यादा मैन से शादी करेगी, तो मल्टीपल हस्बैंड्स कहां पे होंगे, जहां पे विमेन की शॉर्टेज होगी। सिंपल साइंस है एकदम। इज दैट अंडरस्टूड। तो लिखना चाहते हो उसको लिख लीजिए झटपट फास्ट। भी कॉन्सेप्ट समझना हो मल्टीपल वाइफ और हस्बैंड का, एग्जाम्पल बना के एक की शॉर्टेज क्रिएट करके समझ जाएंगे आप। ओके, चलिए भाई। सो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज ऑल्सो डिफाइन मैरिज रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। अब ये क्या होता है सर, ये बायो का किताब लग रहा है सर हमको। एंडोगेमी का मतलब पर्सन विद इन ओन्स ग्रुप। जैसे मेरे नाम के आगे मल्होत्रा लगा है, तो हमारे खानदान में बहू कहीं से भी आ सकती है पंजाबी परिवार से, बट उसका कास्ट मल्होत्रा नहीं होना चाहिए।
किसी के नाम के आगे मान लीजिए गुप्ता लगा है, केसरवानी लगा है, अग्रवाल लगा है, पांडे लगा है, चावला लगा है, तो वहां बहू सेम कास्ट वाले परिवार से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सपिंडा रिलेशनशिप। 7 जनरेशंस के बाद 8वीं मानी जाती है कि वो बहन या भाई नहीं है। 7 तक भाई बहन माना गया है। खोपड़े में बात गई। तो अगर मान लीजिए मेरे लिए रिश्ता किसी मल्होत्रा फैमिली से आता, या धैर्य भाई के लिए रिश्ता किसी चावला फैमिली से आता, तो पंडित जी से कुंडली मिलवाई जाती है ना। अविका जी समझिए बात को। यस सर। तो पंडित जी कुंडली में यही चेक करते हैं कि धैर्य भाई का रिश्ता अगर किसी चावला परिवार से आया है, तो वो चावला परिवार का कुल वंश क्या उनकी जनरेशन हैं। जैसे कि मेरा घर मान लीजिए एक्स प्लेस पे लोकेटेड है, और आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो भाई बैंक आपको लोन तो दे देगा, बट बैंक पहले चेक करवाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि सौरभ सर के घर का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे इस समय है। भाई मेरे नाम पे है। अच्छा, इनके पहले किसके नाम पे था? इनके पापा के नाम पे था। उसके पहले क्या था? घर नहीं था, वो जमीन थी। किसके नाम पे थी? इन अंकल के नाम पे थी। उसके पहले इनके नाम पे, उसके पहले इनके नाम पे, उसके पहले इनके नाम। 5-6 लीनियल डिसेंडेंट्स चेक किए जाते हैं कि फर्जी प्रॉपर्टी तो नहीं है। पता लगा प्रॉपर्टी किसी और की थी, सौरभ सर के पापा के दादाजी ने अपने नाम पे हथिया ली और आगे अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी बनवा ली, तो ये अलाउड नहीं है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो बैंक बोलता है, उसको कुछ नाम देते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो 6 टाइम्स और 7 टाइम्स पीछे तक आपको पूरा चिट्ठा निकलवाना पड़ता है नगर निगम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, कि इट वाज बिलोंगिंग टू whom एंड कोई टैक्सेस तो नहीं बकाया है। वैसे यहाँ पे भी होता है। तो पंडित जी कुंडली में देखते हैं कि भाई ये जो लड़की की कुंडली है, जो ग्रह बन रहे हैं और जो हमारे धैर्य भाई के ग्रह बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि लड़की इनकी बहन लगती है। इज दैट क्लियर? तो सर बहन लगे मान लीजिए चौथी जनरेशन, क्या फर्क पड़ेगा? भाई चौथी जनरेशन बहन अगर लगी तो डीएनए वुड बी सेम। डीएनए वुड बी सेम। तो कल को आगे पैदा होने वाले बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। इज दैट क्लियर? इसीलिए माना जाता है कि जब वो 7 जनरेशन आ गई, उन 7 जनरेशन में जब डीए ट्रांसफर हुआ, सॉरी डीए बोल रहा हूं मैं, डीएनए, ओके, डीएनए ट्रांसफर हुआ, तो वो एकदम डाइल्यूट हो चुका है, एकदम डाइल्यूट, अब वो इफेक्ट नहीं करेगा। ओके। सो एंडोगेमी का मतलब मैरिज विद इन वंस ओन ग्रुप, मतलब अग्रवाल की शादी अग्रवाल में हो सकती है, बट एक अग्रवाल है जम्मू एंड कश्मीर के और एक अग्रवाल है तमिलनाडु के, ये कर लेंगे शादी आपस में, बट आपस के अग्रवाल में शादी नहीं करेंगे। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ रिलीजन्स में आपस की कास्ट में शादी हो जाती है और कुछ में शादी नहीं होती। बट अगर बोला गया कि भाई किसी के नाम के आगे अग्रवाल है, भाई हम अग्रवालों में शादी नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम राजस्थान के अग्रवाल हैं, रिश्ता आया तमिलनाडु के अग्रवाल फैमिली से, यहां हम शादी कर लेंगे, क्योंकि वो अग्रवाल दूसरे और हम अग्रवाल, हम मारवाड़ी कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो बनिया कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनका बिजनेस था, हमारे जो पुरखे थे वो राजाओं महाराजाओं की सेवा करते थे, हम क्षत्रिय थे एंड ऑल दैट। तो सपिंडा रिलेशनशिप में देखा गया कि भाई 7 जनरेशन हमारी मैच नहीं करती हैं। तो सच ग्रुप्स में बी बेस्ड ऑन कास्ट, ब्राह्मण विल ऑल्सो मैरी अ ब्राह्मण, क्षत्रिय विल मैरी अ क्षत्रिय एंड सो ऑन। तो मेरी शादी किसी भी पंजाबी लड़की से हो सकती थी, बट कास्ट मल्होत्रा नहीं होनी चाहिए। धैर्य भाई की शादी किसी भी पंजाबी लड़की से हो जाएगी, कास्ट चावला नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं हो भी जाती है, तो डिपेंड करता है ये। सोशल कैटेगरीज, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस बताया था मैं आपको। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? बैंडिट। बैंडिट तो डाकू को बोलते हैं पंडित। और जो बिजनेसमैन वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं? बनिया। इज दैट क्लियर? बनिया। एथनिक यस सर। ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर। एथनिक ग्रुप क्या होता है? जैसे बोलते हैं कि हम वो हैं, जस्ट गेट मी नो दिस, हाँ, सिंह, नाम के आगे सिंह होता है ना। कुछ सिंह लोग ठाकुर होते हैं, उनकी गांव में बड़ी संपत्ति वगैरह होती है। कुछ सिंह लोग भूमियार होते हैं। सर ये भूमियार क्यों होते हैं? ये वो कास्ट होती है जो लैंड से काफी अटैच्ड होते हैं, ये लैंड का प्रॉपर्टी का काफी बिजनेस किया करते थे उस जमाने में। तो ये भी सिंह है, वो भी सिंह है। मुलायम सिंह यादव, तो एक तरफ से सिंह का मतलब लैंड डीलर्स, एजेंट्स हु डील इन लैंड। यादव का मतलब जिनका ये क्या कहते हैं, अरे दूध दूध का काम होता था गाय भैंस का। इज दैट अंडरस्टूड? तो कृष्ण जी भी यादव थे, बट ये नहीं कि दूध का भैंस का ही काम करते होंगे। क्या?
नहीं, कृष्ण जी को ठाकुर जी बोलते हैं। अब अगेन कृष्ण जी ने कोई जगह कैप्चर की होगी, वहां के वो हेड बन गए होंगे, तो ही बिकेम बाय दैट नेम ठाकुर। बट कृष्ण जी जिस वंश को बिलोंग करते थे, क्लैन को, किन को, तो उनके यहाँ काम दूध का होता था, ठीक है, तो वो यादव लोग बन गए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए। सो एक्सोगेमी क्या है? रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड द ट्राइब। तो हम पंजाबियों में ही शादी करेंगे, बट कास्ट का नाम सेम नहीं होना चाहिए। अग्रवाल शादी कर लेगा किसी भी हिंदू के साथ, बट अग्रवाल में शादी नहीं करेगा। बट अगर किसी अग्रवाल में शादी कर ले रहा है, तो वो अग्रवाल में फिर मल्टीपल क्लासिफिकेशन है। बच्चे कहेंगे सर कौन सा वाला? आईफोन 15, 15 प्लस, अग्रवाल AGAR AGRA AG कुछ वैसा ही। सो विद रिगार्ड्स टू स्पेशली डिसेंट ग्रुप्स, डिसेंट ग्रुप का मतलब लीनियंट डिसेंडेंसी, ऊपर से नीचे तक। तो कुछ लोग बोलते हैं इस्लाम में हम भाई मोहम्मद साहब के वंशज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी में हम मदर मैरी के वंशज हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम जीसस क्राइस्ट के वंशज हैं। मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट का क्या रिश्ता था भाई? कोई रिश्ता था? जानते नहीं? अरे, मदर मैरी जीसस क्राइस्ट की मम्मी थी? ऐसा था क्या? अविका जी, ऐसा था? ऐसा था क्या भाई? चलिए गूगल कर लेते हैं, चलो। मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट क्या है भाई? माँ बेटे का रोल है। बट कुछ लोग मानते हैं कि मदर मैरी वॉज अ गॉड, बट जीसस क्राइस्ट तो उनके पुत्र थे, वो भगवान नहीं थे। बट हमारे तो शिव जी, पार्वती मैया और कार्तिकेय जी और गणेश जी, सबको भगवान माना गया ना। तो क्रिश्चियंस में भी दो कम्युनिटीज हैं, एक प्रोटेस्टियंस है, कैथलिक है। एक मानते हैं मदर मैरी इज अ गॉड बट नॉट जीसस क्राइस्ट। कुछ मानते हैं जीसस क्राइस्ट इज अ गॉड एज वेल एज मदर मैरी ऑल्सो। खोपड़े में बात गई। तो यहां पे क्लैश एक हिंदुइज्म में भी है बच्चों। हमने कृष्ण जी को तो भगवान माना, आई रिपीट, कृष्ण जी को भगवान माना, बट क्या यशोदा मैया को भगवान का दर्जा दिया? दिया? नो सर। नहीं दिया। और जो उनके पिताजी थे ओरिजिनल, कौन थे? कृष्ण जी के पिताजी कौन थे? अरे वासुदेव। कुछ नहीं आता नालायकों, सीख लो कुछ। वासुदेव जी को क्या भगवान का दर्जा दिया? हाँ सर, वो कृष्ण जी को ऐसे उठाए रहते हैं, अरे मूर्ति उनकी लगा देते हैं जन्माष्टमी में, बट वासुदेव जी का कोई बहुत भव्य मंदिर कभी आपने देखा? हाँ, दो चार जगह होगा दुनिया में, मान लीजिए, बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो यहाँ पे तो एक कम्युनिटी इनको गॉड मानती मानती है, एक कम्युनिटी इन दोनों को गॉड मानती है। इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर कुछ लोग बोले भाई हम वंशज हैं मोहम्मद साहब के, मोहम्मद दी प्रॉफिट, कुछ बोले हम मदर मेरी के वंशज हैं, जीसस क्राइस्ट के हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान शिव के वंशज हैं। गॉट इट क्लियर? तो मल्टीपल गॉड्स हुए, तो वैसे ही चलता रहता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट ग्रुप्स। और थोड़ा और बड़ा कर दें तो ये होता है लीनियल डिसिडेंसी। व्हाट? लीनियल डिसिडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर और एंसेस्टर्स। तो हमारे जो दादाजी थे, दादाजी के परदादा परदादा कहीं कोरिलेट करेंगे, तो सारे हिंदुओं के वंशज, राम जी, शिव भगवान, आपको यही लोग नजर आएंगे ही आएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो क्रिश्चियनिटी माना जाता है एवरीबडी इज अ वंशज ऑफ एडम एंड ईव। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए। सो ग्रुप कैन कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेम फादर मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सेम ग्रैंड मदर फादर, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन चिल्ड्रन। तो काफी लोग हैं इस दुनिया में जो बोलते हैं कि भाई हम शाहजहां के वंशज हैं, शाहजहां के पोते और उसके नीचे एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो कुछ लोग आपको बोलेंगे हम भगवान राम के वंशज हैं, मतलब राम जी की वाइफ थी सीता जी, सीता जी के दो बेटे थे, कौन कौन? लव एंड कुश। लव और कुश की भी शादी हुई, फिर आगे उनके गिरते 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 धैर्य जी बोल रहे हैं सर हमारे 50,000 जनरेशन के पहले के दादाजी लव जी थे। समझ में आ गया? और इशिता जी कह रही है सर हमारे 40,000 जनरेशन के पहले के जो मौसा जी थे, वो कुश जी के दादाजी थे, या सॉरी कुश जी के बेटे थे। तो इशिता जी कहेंगे हम कुश जी के वंशज हैं, और धैर्य जी कहेंगे हम लव जी के वंशज हैं। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो धैर्य भाई और इशिता जी भाई बहन हो गए। अब इशिता जी क्लेम ना कर ले, चलो रक्षाबंधन का 1100 निकालो पहले। चलिए भाई, अभी का गॉट इट? यस सर। व्हाट इज दिस लीनियल डिसीडेंसी चलन? सो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरे हिंदू धर्म हाँ की पहले तो बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम होता था हाँ, अभी भी होता है। कि दूसरी कास्ट से भी शादी ना हो ऐसे हाँ, टाइप। तो फिर वो लोग अपनी कास्ट नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, अपनी कास्ट में भी बहुत फर्क है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। मान लीजिए कोई अग्रवाल है, ठीक है, और लड़का इनका है,
और अग्रवाल है इनकी लड़की है। तो ये वाले जो अग्रवाल हैं जिनका लड़का और ये वाली लड़की इनकी अग्रवाल है, ये कह रहे हैं कि भाई जरा पहले कुंडली मिलवा लें। कुंडली देख के पंडित जी ने बताया कि ये वाले जो अग्रवाल हैं जिनका लड़का है ये राम जी के वंशज हैं, ये वाले जो अग्रवाल हैं जिनकी लड़की है ये शिव जी के वंशज हैं, तो अब अग्रवाल अग्रवाल में शादी हो जाएगी। ये हो गया एक्सोगैमी, ये एंडोगैमी नहीं है, ये एंडोगैमी नहीं है। अगर इजिप्ट के बारे में थोड़ा आपने पढ़ा हो, टूटूखेमेन के बारे में पढ़ा होगा, वो अपने भाई बहन से शादी कर लेते थे। इस्लाम में क्या होता है भाई, इट इज जनरली सेड जो रियल सिस्टर होगी उससे शादी नहीं होगी, चाची ताई जी इनके बेटियों से बेटों से शादी हो जाएगी। हमारे यहाँ तो राखी बांधते हैं भाई, हमारे यहाँ थोड़ा होता है अभी। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ये है। Yes, sir. बट अगर पता लग गया कि अग्रवाल जिनका लड़का है ये भी राम जी के वंशज, ओके, और ये अग्रवाल फैमिली कहां रहती है, न्यू दिल्ली में। ये अग्रवाल जो फीमेल है जिनकी बेटी है ये भी राम जी के वंशज, शुरू से ये फैमिली दुबई में रह रही है, बट माना जाएगा वंशज सेम हो गए। ये कुंडली से पता लग जाता है। और जो लोग कहते हैं ना कुंडली उंडली बकवास है, यस, उनके लिए बकवास है जिनके यहाँ कुंडली होती ही नहीं है। हमारे यहाँ होती है, हम मानते हैं उसको, क्योंकि ऐसी चीजें हैं। आई रिपीट, ऐसी चीजें हैं, हमारा डीएनए वैसे फोकस्ड है, इसलिए हम उसको मानते हैं और ऐसा होता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, समझ में आ गई बात? तो कभी Yes, sir. कभी लड़का भी अग्रवाल लड़की भी अग्रवाल शादी हो सकती है, बट उसको आप एंडोगेमी नहीं बोलेंगे, यहां पे स्टिल वो एक्सोगेमी है, क्योंकि वो उनका जो रिलेशनशिप है वो शुरू से अलग है। ओके, बट कभी कभी क्या होता है, दोनों की कुंडली मिलाई गई, पता लगा जिनका लड़का है वो भी राम जी के वंशज, जिनकी लड़की है वो भी राम जी के वंशज, ये अग्रवाल अग्रवाल शादी नहीं हो सकती। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहां पे अगर शादी हो गई तो इसे क्या बोलेंगे, एंडोगेमी। बट लड़का जिस खानदान का है वो शिव जी के वंशज, लड़की जिस खानदान की है वो राम जी के वंशज, यहां शादी हो गई अग्रवाल अग्रवाल में, और ये एक्सोगेमी। वंशज से ही कास्ट बनती है बेसिकली। हाँ, तो वो सब वही है, तो वंशज से ही कास्ट बनेगी। मान लीजिए कि मेरे सरनेम के आगे मल्होत्रा लगा है, ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि भाई SC ST का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो मल्होत्रा हटा के मैं सौरभ कुमार रख लूं अपना नाम, तो कल को मेरी अगली जनरेशन सब कुमार लिखेगी ना, तो मल्होत्रा का ही रहेगा ही नहीं। फिर वहां पे अगर कुंडली नहीं भी मिलेगी तब भी माना जाएगा कि हम लोग पंजाबी है ही नहीं, क्योंकि नाम तो हमारा आगे कहीं है ही नहीं, हमने कुमार लिख दिया। दूसरी जगह कह रहे हैं भाई उनके नाम के आगे मल्होत्रा लिखा है, चलो जात अलग है शादी कर लें, एक्सोगेमी, बट था तो ये एंडोगेमी। इज दैट क्लियर? इसीलिए कुंडली मांगी जाती है। ओके, एकदम वही प्रॉपर्टी वाला चक्कर है कि भाई 6 जनरेशन देख डालो प्रॉपर्टी किसकी थी, पता लग जाएगा हत्याई तो नहीं है। तो कुंडली में 8 जनरेशन देख डालो, ये दोनों अग्रवाल अलग अलग वंशजों के होने चाहिए। ओके, तो काफी मेरे दोस्त हैं जहां पे भाभी लोग का नाम शादी से पहले भी अग्रवाल था और बाद में तो अग्रवाल हो ही गया, और काफी फ्रेंड्स ऐसे हैं जहां पहले नाम अग्रवाल था बट अग्रवाल फैमिली में शादी नहीं हुई, तो गुप्ता फैमिली में हो गई, केसरवानी में हो गई, मित्तल फैमिली में हो गई, तो मित्तल हो गए, अग्रवाल हो गए, ये सब जैन हो गए। ये एक होते हैं, जैन भी 2 तरह के हैं, एक वो जैन जो सही में दिगंबर जैन को मानते हैं, एक वो जैन जो है एक्चुअली अग्रवाल, बट जिस मोहल्ले में रहते थे सबका नाम जैन था, तो इनकी चौथी जनरेशन 4 जनरेशन पहले अपने आप को जैन लिखने लग गई, तो ये भी जैन बन गए थे, एक्चुअली ये अग्रवाल ही। समझ में आ गया? तुम लोग मेरे को पंडित बना डालोगे पूरा। चलिए, समझ में आ गई मेरी बात? सो एक्सोजेमी में सर्टेन डिग्री ऑफ सोशल रिलेशनशिप डिस्टेंस मस्ट एग्जिस्ट। अब एक्सोजेमी समझिए ना क्या होता है, वही है वंशज वाला। एल्स एक्सोजेमिक टैबू इज अटैच्ड टू सच मैरिजेस दैट टेक प्लेस विद इन क्लोज सोशल और रिलेशनशिप प्रॉक्सिमिटी। खोपड़े में बात गई, तो मेरी शादी मेरे मामा के बच्चों से नहीं हो सकती, मेरे बेटे की शादी मेरे मामा के बच्चों से हो सकती है। सर कैसे हो सकती है? अरे मान लीजिए कि भाई मिस्टर X और Y ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो नहीं थे, ये भाई बहन थे। क्लियर? कैसे भाई बहन थे? मम्मी और ये मामा का परिवार। इज दैट क्लियर? मामा के परिवार में जो वाई थी उसकी शादी Z से हो गई और इसका बच्चा P हो गया। इज दैट क्लियर? मम्मी के परिवार में मतलब आपके परिवार में X की शादी हो गई N से और बच्चा जो है वो U है। इज दैट क्लियर? तो भाई हेयर अगेन द ब्लड इज डिफरेंट, फैमिली बदल गई, ये भी बदल गई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा सपिंडा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहला जनरेशन मामा का और मम्मी का सेम ब्लड। इज दैट क्लियर? दूसरे में ब्लड थोड़ा अलग हो गया, तीसरे में और अलग हो गया, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 7 जनरेशन होनी चाहिए कम से कम। लॉजिक समझ में आ गया?
अविका जी ये लॉजिक समझ गए? Yes, sir. तो पापा सॉरी मम्मी और मामा जी का ब्लड तो एक ही है ना सर। मान लीजिए मम्मी और जो मामा जी हैं वो कजन मामा जी हैं, ताऊ जी के बेटे, ताऊ जी के बेटे किसके ताऊ जी के? मम्मी के ताऊ जी के बेटे, ठीक है। मम्मी के ताऊ जी हैं, मम्मी, तुम लोग रिश्तेदारी बहुत समझते हो कम, ताऊ जी और नाना जी, और ये मम्मी, इज दैट क्लियर? तो भाई ये ब्लड मम्मी के अंदर आया, ताऊ जी तो अलग हैं, ये दोनों आपस में भाई थे। व्हाट इट क्लियर? नहीं ये दोनों भाई थे, ठीक है। अब ताऊ जी के जो बेटे थे, ये ब्लड अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां पे इन्होंने आगे शादी की, इन्होंने आगे शादी की, एक एक, फिर उन्होंने शादी की, दो दो। इनका अगर कोई बच्चा होता है, उनकी शादी आपके साथ नहीं हो सकती क्योंकि ये 7 जनरेशन अभी हुआ नहीं है, तो ये सपिंडा होता है। ओके, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये देखा जाता है, ये 7 अलग अलग होने चाहिए। बातें ठीक से समझ में आ गई भाई? या मैं और Yes, ठीक से sir. ड्रॉ कर दूं? चलिए मैं जब आपको नोट्स दूंगा अगले वीक, तो मैं सपिंडा का पूरा चार्ट बना दूंगा। तो 7 अलग अलग रिश्ते होने चाहिए, ठीक है। मेरा मन मान नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ बना के दिखाई दूं, क्योंकि कभी इस तरह से टाइम पास मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए बिना सोचे समझे आप जाए ना क्लास से। चलिए रेडी एवरीबॉडी? आप बनाना चाहे तो आप भी बना सकते हैं। लेट अस से धीरू भाई अंबानी, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनकी 2 संतानें, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी, इज दैट क्लियर? ये पहली जनरेशन, करेक्ट? करेक्ट। इनकी एक Yes. संतान, इसको बोल देंगे ए, और इसको बोल देंगे इनकी संतान बी। फिर इनकी संतान सी, और इनकी डी। फिर इनकी ई, और इनकी एफ, इनकी जी, और इनकी एच। तो एक जनरेशन, 2, 3, 4, 5। जी की संतान आई, और एच की संतान जे, छठा हो गया। आई की संतान के, और इसकी एल, सातवां हो गया। के का जो बच्चा होगा उसकी शादी एल से हो सकती है, बट इसके बीच में अगर शादी हुई, कानून के हिसाब से एंडोगेमी मान ली जाएगी। इज दैट क्लियर? हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। बट अगर ये मुस्लिम परिवार होता, तो मुकेश अंबानी के बच्चे की शादी अनिल अंबानी के बच्चे के साथ हो जाती, बट मुकेश अंबानी की शादी अनिल अंबानी के साथ नहीं हो सकती। हाँ तो सर वो तो वैसे ही मेल्स हैं, नहीं नहीं नहीं, मान लीजिए मुकेश अंबानी और ये अनिली अंबानी है, बहन है, तो सो कॉल्ड यहाँ पे भी शादी नहीं हो सकती। बट मुस्लिम मैरिजेस में इकंडा चलता है, इकंडा, एक लेवल छोड़ के। हमारे यहाँ सपिंडा चलता है। लॉ में नहीं पता है, बट अगर मान लीजिए ए और बी की शादी हो गई, व्हेन दे मेंटेन फिजिकल रिलेशन, मैं 90% चैलेंज करता हूं जो पैदा होगी संतान, कहीं ना कहीं डीएनए क्रॉस कर गया इनका, बेसिकली इनको कोई ना कोई भयंकर बीमारी हो जाएगी। इजिप्ट में जो टूटू खेमन थे, उनके यहाँ ऐसा ही होता था, भाई बहन शादी कर लेते थे आपस में, व्हाट इट क्लियर, और खूब उनको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती थी आने वाले समय में। खोपड़े में बात गई, समझ में आ? Yes, sir. तो कुंडली पुंडली में यही सब देखा जाता है कि ऊपर 7 जनरेशन कहीं मेल तो नहीं खा रही है। ओके, और खैर काफी कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं ना, जो बहुत मानते हैं चीजों को, वो तो इसमें क्या 7 या 70 जनरेशन में शादी ना करें, वो भाई बहन ही मानते हैं बेसिकली। बट सपिंडा माना गया है, ओके, कि के और एल का विवाह, सॉरी, के और एल के बच्चों का विवाह, के और एल नहीं, के और एल के बच्चों के विवाह तक आते 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 फोटोकॉपी से, ये ओरिजिनल थे ना, फोटोकॉपी 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 फोटोकॉपी, इमेज इतनी ब्लर्ड हो चुकी है, नजर ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। व्हाट इट क्लियर? तो माना जाता है कि वो डीएनए एकदम खत्म हो चुका है बॉडी से। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? Yes, sir. चलिए, तो आई होप सो आप लोग कुंडली मिलवा के शादी करेंगे अपनी। हाँ सर, ये सपंडा पंडा जरूर मिलवा लेंगे, और पंडित ना बन जाएगी अब कल से। अब एक जी मोहल्ले में पंडित ही मत चालू कर दीजिएगा, पता लगा Okay, sir. सिखा दिया अब मैं पंडित हूँ, लाओ 7 जन्म, बस शादी हो गई, ना लड़के को लड़की पसंद थी ना लड़की को लड़का पसंद था, दहेज कुछ आया नहीं, ऐसा रिलेशनशिप सपिंडा मिलवाए, लॉ वाले बच्चे है, डाइवोर्स ही हो गया। सो अलग अलग सेक्शन जो मैरिज लॉज में बने चिल्ड्रन, हिंदू मैरिज एक्ट जो हिंदू मैरिजेस को गवर्न करता है, पारसी मैरिज एक्ट पारसीज को गवर्न करता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्रिश्चियंस को गवर्न करेगा, मुस्लिम्स का इनका अलग रहता है हमेशा, कोडिफाइड लॉ, दे आर गवर्नड बाय रिलीजियस टेक्स्ट चिल्ड्रन। ऐसे सिखों में भी होता है, वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं सबसे ज्यादा चिल्ड्रन। समझ में आ गया? तो आप बोल सकते हैं कि टिल डेट
इंडिया सेक्युलर कंट्री है, शरिया लॉ वगैरह का एप्लीकेबल नेग्लिजिबल है, एप्लीकेशन सॉरी नेग्लिजिबल है। बट अगर आप कोर मुस्लिम लोकेलिटीज में जाएं, हैदराबाद साइड चले जाएं, वहां अंदर ही अंदर चीजें बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो मदरसे वगैरह से काफी अटैच्ड होते हैं और वहां यही सब चलता है, वहां कोई कानून लेजिस्लेशन चलता ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो एक्सोगेमी एंडोगेमी सब समझ में आ गया, सपेंडा Yes. रिलेशन समझ में आ गया ना। चलिए, तो वैलिड मैरिज क्या होती है? सर खाना पीना बढ़िया होना चाहिए और स्टार्टर्स अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होती है वैलिड मैरिज। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज वैलिड मैरिज। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।